हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ मौजूद हूं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद जो 10वीं के हिस्ट्री का चैप्टर 2 है उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के विषय में बात करेंगे जो परीक्षाओं में 3 और 5 मार्क्स के लिए आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो सीरीज की बात करें तो चैप्टर 2 के लिए ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो के विषय में चर्चा किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से या फिर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के विषय में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। तो असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के बहुत सारे कारण हैं। तो उसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार से हैं। पहला, प्रथम महायुद्ध जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता पर ज्यादा शोषण किया जाने लगा। अंग्रेज स्वराज देने की बात कर रहे थे बट स्वराज देने की बात से वो मुकर जाते हैं। रॉलेट एक्ट को पारित कर देते हैं जिसके चलते जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव बहुमत से पारित कर लिया जाता है और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ हो जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे घटनाएं सम्मिलित रहती है। अब प्रश्न असहयोग आंदोलन से यह है कि आखिरकार असहयोग आंदोलन में समाज के किन किन वर्गों ने हिस्सा लिया था या फिर विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो हम सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाज के विभिन्न वर्गों ने इसमें हिस्सेदारी दिखाई थी, जैसे शहरी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था, ग्रामीण वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था, आदिवासी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया था, बागान के जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया था। तो समाज के विभिन्न वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया था बट इन्होंने अपने जो स्वराज की जो प्राप्ति है या फिर असहयोग आंदोलन को अलग अलग नजरिए से देखा था। तो ये हालांकि इनका नजरिया अलग था लेकिन इनका लक्ष्य एक ही था, स्वराज। जो नजरिया अलग होने के चलते, इनका जो लक्ष्य था वो अलग होने के चलते असहयोग आंदोलन विफल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। किस प्रकार से पैदा कर दी थी ये आपको बताना है, समीक्षा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, स्वराज देने के वचन से जो अंग्रेज थे वो नकार दिया गया था। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। लोग बेरोजगारी, बेकारी, इन सभी चीजों से मजदूर, शिल्पकार, बहुत सारे लोग ग्रसित हो गए थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर दिया था। अब लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए थे और इस प्रकार से इन सभी कारकों से एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके मुकाबले में अंग्रेज जो है छोटा पड़ने लगे थे। प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में जो भी गतिविधियां हुआ था या कार्य पद्धति हुआ था या फिर अंततः जो समाप्ति हो गया था, जिस प्रकार से समाप्त हुआ था, इसे आपको समझाना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन विभिन्न चरणों में हुआ था। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जिसे समाप्ति भी कहते हैं। तो पहला चरण में क्या हुआ था, लोग सरकारी पदवियों को छोड़ने लगे थे, सरकारी नौकरियों को छोड़ने लगे थे। सेना, पुलिस, स्कूल के विद्यार्थी या स्कूल में जो पढ़ा रहे शिक्षक हैं, विद्यार्थी परिषद, वे सभी क्या कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं को त्यागने लगे थे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करने लगे थे। दूसरा चरण में व्यापक स्तर पर सभी ने अवज्ञा होने लगा था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना, ये सभी चीजें, ये भी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ही शामिल होता है। परंतु एक घटना होती है, चोरा चोरी की घटना, जो गांधी जी द्वारा बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो गांधी जी जो थे वह हिंसक घटना को देखते हुए या फिर हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन को वापस ले लेते। एक बात अपने माइंड में आप सेट रखिएगा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, सत्याग्रह का पालन करते थे और अगर कहीं हिंसात्मक टकराव या झगड़ा होता था तो महात्मा गांधी पीछे हट जाते थे। इसी प्रकार से चोरा चोरी का जब हिंसात्मक टकराव हुआ तो महात्मा गांधी को लगा कि ये जो है एक खराब नीति है और इस प्रकार से हम अंग्रेजों से नहीं जीत सकते हैं और इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के मुख्य कारण कौन से थे। खिलाफत आंदोलन का आंदोलन हुआ, उसका क्या कारण था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय का जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें इसका क्या योगदान था। तो हम सभी जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि तुर्की साम्राज्य, तुर्की एक देश का नाम है, तो तुर्की साम्राज्य जो उस समय था वहां पर खलीफा होता था।
उसको अंग्रेजों द्वारा उसका अपमान किया गया, और जिसके तहत जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वे भड़क गए, और लखनऊ समझौता 1960 यानी कि 1916 के बाद, ओके यहाँ पर बाद होगा, 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया, यानी कि अब अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम लीग भी आने लगे। इससे असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर के खिलाफत आंदोलन साथ करना शामिल हो गया था। तो इस प्रकार से देश में खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब प्रश्न दूसरा पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान था। तो इससे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीज रोपण हो गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो पहले अलग अलग थे अब एक हो गए, और राष्ट्रीय आंदोलन जो अभी धीमा चल रहा था उसमें बहुत जोर का बल मिल गया, एक समझ सकते हैं पुश मिल गया था, एक बूस्टर मिल गया था, और यहां से ही आंदोलन जो है एक तीव्र गति में आगे बढ़ने लगा था। प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, लोगों ने सरकारी कानून को तोड़ने लगा, सरकारी कानून को भंग करना शुरू कर दिया, परंतु जो औपनिवेशिक सरकार था उन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया, हजारों लोगों को जेल में डाल दिए, गांधी जी को कैद कर लिया गया, लेकिन जनता जो था वो और भी बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगा, और कह सकते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप दे दिया। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक सरकार ने जहां आंदोलन को दबाना चाहा, वहीं जो कह सकते हैं जनता था उन्होंने क्या किया, इसे और बढ़ाना चाहा, और धीरे धीरे आंदोलन तेज होता चला गया। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए थे। तो महात्मा गांधी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, पहले वो विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके वहां पर बहुत सारे जगहों पर कह सकते हैं इस तरीके से सत्याग्रह के तरीके से उन्होंने सफलता पाए थे, और उन्हें लगा कि इस तरह से हम अंग्रेजों को हरा पाएंगे, और इसीलिए वो आते ही 1916, 17, 18 लगातार सत्याग्रह आंदोलन किए। 1916 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण जो बिहार में पड़ता है वहां पर सत्याग्रह किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह किए, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह किए। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ था वे भी मैं आपको बता देता हूँ। चंपारण में नील की खेती करने वाले जो किसान थे उसके पक्ष में किया गया था। खेड़ा में किसानों को लगान दिलवाने या फिर लगान में ढील दिलवाने, ओके यहाँ पर लगान दिलवाने के लिए नहीं बल्कि लगान में ढील दिलवाने के लिए, लगान जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी, उसे कम करवाने के लिए वहां पर सत्याग्रह चलाया था। अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुआ था वहां पर मजदूर जो थे उनके वेतन को कम करने के लिए सत्याग्रह चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न को समझिएगा और उत्तर को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। गांधी जी ने नमक यात्रा किया था किस लिए? कानून को तोड़ने के लिए, अवज्ञा करने के लिए। अवज्ञा का ही अर्थ होता है कानून तोड़ना। तो गांधी जी ने नमक यात्रा किया था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय हो गया था। तो इस चीज को समझिए, नमक जो था, नमक पर कर दिया जाता था यानी कि टैक्स लिया जाता था, जो एक बहुत ही कह सकते हैं खराब तरीका था ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम नमक के कानून को तोड़ेंगे, नमक कर नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने विश्वस्त वॉलंटियर जो 78 विश्वस्त वॉलंटियर था 78, उनके साथ उन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी। और इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी जो है उनके मुद्दों को जोड़ना था। लेकिन इन्होंने जो आम जनता था उन्होंने इसका अलग ही मतलब निकाला। उन्होंने कानून का बहुत ही जोर से उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया, प्रदर्शन व विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने जो स्वराज था उसकी अमूर्त अवधारणा क्या थी उससे प्रभावित नहीं थे लोग। जो स्वराज का लक्ष्य क्या है वो नहीं पहचान पाए थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें नहीं ले पाया, और समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित थे, यानी कि समाज का जो वर्ग था एक दूसरे को शंका की नजर से देखते थे। तो इस प्रकार से ये सफल तो रहा, बट जो इसका लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से ये एक उल्लेखनीय आंदोलन रह गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो उसका विरोध क्यों किए थे? तो इसका विरोध क्यों किए थे, इसका उत्तर है कि ये जो कमीशन था ये समय से पहले ही आ गया था, जो समय इसका निर्धारित था उससे पहले ही आ गया था। और दूसरा, ये जो कमीशन था इसमें शासन में सुधार की बात करना था, लेकिन शासन में सुधार जैसी कोई भी बात इसमें नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर भारत में शासन की सुधार की बात हो रही हो तो भारत का कोई भी नागरिक इसमें होना अनिवार्य था, लेकिन एक भी भारतीय नागरिक
नहीं था, यानी कि एक भी भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए भारत के लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो ये था 3 और 5 मार्क्स का पहला पार्ट। इसके बाद मैं 3 और 5 मार्क्स का एक और पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें 3 और 5 मार्क्स यानी कि 3 और 5 अंक वाले और भी प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया होगा और आपने इन सभी प्रश्न उत्तर को कॉपी में जरूर लिखे होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपने इसे अंत तक देखा है और आने वाले पार्ट के लिए आप तैयार हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए वीडियोस को जरूर देखें। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।